नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय धरती माँ, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जी हाँ, इन पंक्तियों में धरती माता की भी जय कही गई है और गौ माता की भी जय कही गई है। धरती को और गाय को दोनों को माँ कहा गया है और साथ ही पर्यावरण को, प्रकृति को भी भगवान कहा गया है। जिस प्रकार से भगवान शब्द की विवेचना की जाती है, भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, इन 5 अक्षरों के माध्यम से पंच महाभूतों का जो वर्णन किया गया है, वास्तव में उन भगवान की पूजा जो हम करते हैं, अर्थात पू यानी पूरी और जा यानी जानकारी, उन भगवान की पूरी जानकारी करते हैं, वो वास्तव में पर्यावरण की पूजा है, वो धरती की पूजा है, वो गौ माता की पूजा है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गाय की भूमिका, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गौ माता। डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता निदेशक हैं गौमय परिवार के, तथा आपने एमडी किया है पंचगव्य में। गौ आधारित जो स्वास्थ्य का जो काम है, उपचार जिस प्रकार से होते हैं पंचगव्यों के आधार पर, गौ गव्यों के आधार पर, उसमें आपने एमडी किया हुआ है। सबसे पहले सीताराम जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, तो पर्यावरण के समक्ष भी भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है वो चुनौतियां आती हैं। आपकी दृष्टि में सबसे भीषण चुनौती, सबसे प्रबल चुनौती इस दौर में पर्यावरण के समक्ष कौन सी है? विवेक जी, यदि बात करें तो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है पूरे विश्व का, और जिसको चिरपरिचित नाम दिया गया ग्लोबल वार्मिंग। पूरी दुनिया की सरकारें इसको ठीक करने में लगी हुई है, लेकिन यदि हम घूम फिर करके कहीं भी आते हैं तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये पर्यावरण भी पूरा का पूरा जो है वो गाय के पीछे ही है। यदि गाय और सनातन हमारा बच गया तो पर्यावरण को बचाने से कोई रोक नहीं पाएगा, और यदि गाय नहीं बची तो पर्यावरण को बचा नहीं पाएंगे हम किसी भी प्रकार से। और वैश्विक पर्यावरण की यदि हम बात करते हैं तो आज ग्लोबल वार्मिंग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, आप और हम प्रत्यक्ष रूप में इस समय देख पा रहे हैं कैसे मार्च अप्रैल में मई जून से भी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है और पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो ये आम जनजीवन पूरी तरह से इससे प्रभावित हो रहा है निश्चित तौर पे। तो कहीं ना कहीं हमें उसको बचाने के प्रयास करने ही होंगे। सीताराम जी, वैसे तो हमारे यहाँ सदियों से गाय को माता का दर्जा दिया गया है। अनेक जो हमारे देवी देवता हैं उनके साथ भी अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को जोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं उनके संरक्षण संवर्धन की बात होती है, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल, गोपाल कहलाए स्वयं भगवान भी यहाँ आके। हल्को धारे चले तपस्वी, युग युग से धरती के लाल, इस प्रकार की कल्पना हमारे यहाँ रही है। फिर भी इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? जी, यदि हम अपने आदि काल में जाकर के देखें तो किसी भी युग की विवेक जी बात कर लीजिए, हमेशा गाय को अपने साथ ही जोड़ करके रखा गया। कभी गाय से विलग नहीं हुए कहीं भी। चाहे हम सतयुग की बात करें, चाहे हम द्वापर की बात करें, चाहे त्रेता की बात करें, गाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है। और अगर हम गोपाल की जब आपने बात की, कृष्ण भगवान के समय तो यहां तक था कि जिसके पास जितनी गौ माताएं उनको उसी हिसाब से पदवी मिला करती थी। भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम भी नंद नहीं था, नंद एक पदवी थी कि इतना गौपालन यदि इन्होंने किया तो उनको नंद की उपाधि दी गई। और भगवान कृष्ण ने तो गौचारण भी नंगे पैर किया, यानी भगवान ने स्वयं अपनी आराध्या जिसे माना। तो स्वाभाविक है, ईश्वर की भी ईश्वर यदि रही तो प्रकृति की संरक्षक तो स्वाभाविक रूप से है। यदि हम गाय की बात करते हैं, गो शब्द एक आता है, और गो शब्द का एक अर्थ पृथ्वी भी होता है। तो गो अगर संरक्षित है तो पृथ्वी अपने आप संरक्षित है, और पृथ्वी जहां संरक्षित हो गई तो पर्यावरण तो निश्चित तौर पर संरक्षित होना ही है। तो गौ यदि बची, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, गौ बची तो पर्यावरण बचेगा। सीताराम जी, जब हम इस दौर की बात करते हैं, एक दौर था, या हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो एक समय में घर घर में गाय हुआ करती थी। और जो भारत को जिस प्रकार से कृषि प्रधान देश कहा गया, तो वो कृषि भी कहीं ना कहीं उस गाय के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। इतने पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं होता था। आज जिस जैविक कृषि की बात की जाती है, जब घर में गोवंश होता था तो स्वाभाविक रूप से जैविक खेती हुआ करती थी।
शुद्ध आपको दूध, दही, घी इस प्रकार से मिलता था। तो हम कह सकते हैं जिस स्वस्थ भारत की बात करते हैं, जब तक घर में गाय थी तब तक भारत की हम कह सकते हैं कि ये जो दवाइयों पर जितना खर्च है उतना नहीं होता था। लेकिन शहरी जीवन जिस प्रकार से बढ़ा है, गाँव में तो ठीक है आप घर में गाय रख सकते हैं, वो सारी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन क्या शहरों में भी गौपालन संभव है? यदि है तो किस प्रकार से? और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो गौपालन अब कम होने लगा है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो जहां आपने इस बात में एक मुद्दा आपने उठाया कि स्वास्थ्य, गाय से स्वास्थ्य था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा मैंने एमडी पंचगव्य भी किया और वहां पढ़ा और इस चीज को गुना भी। क्षितिजल पावक गगन समीरार पंच रचित अति अधम शरीरा, यानी ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, जो आपने भी अभी कहा कि 5 तत्वों से बने हुए हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन आज की विडंबना आप देखिए कि जैसे जैसे पर्यावरण जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब होता गया और वहीं से मानव के जीवन में रोगों ने आकर के घेर लिया। यदि हम गाय की बात करें तो गाय के 5 गव्य 5 तत्वों को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। पूरी दुनिया में यदि इन 5 गव्यों को, 5 तत्वों को शुद्ध करने की कोई ताकत है तो वो केवल गाय के पास है। अब हम एक एक तत्व की यदि बात कर लें, गाय का गौमूत्र है वायु तत्व का प्रतीक, गाय का दूध है जल तत्व का प्रतीक, गाय का घी है अग्नि तत्व का प्रतीक, गाय की छाछ है आकाशीय तत्व का प्रतीक, और गाय के इन्हीं गव्यों से इन जो तत्व बिगड़ गए हैं प्रकृति का, उनको ठीक किया जा सकता है। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, ये 5 तत्वों में से एक भी तत्व यदि हमारे शरीर में डिस्टर्ब हो गया तो मानव रोगों का शिकार हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि आकाशीय तत्व किसी का डिस्टर्ब हो गया है तो मानसिक रोगों से विकृत हो जाता है व्यक्ति। और मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, एक दोहा इसमें कहा जाता है कि जो भोरई मट्ठा पियतर जीरा नमक मिलाई और तीसे बल बुद्धि बढ़त सभी रोग जरी जाए। जरने का मतलब जलना भी और जरने का मतलब गिरना भी। छाछ जो है वो आकाशीय तत्वों का प्रतीक है और वो छाछ का यदि हम अनुपालन कर लें तो वो आकाशीय तत्व ठीक होगा और तमाम तरह के मानसिक रोग दूर हो जाएंगे। तो ये ताकत है गाय में और गाय के गव्यों में कि हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता ने बताया कि किस प्रकार से गो गव्यों से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अलग अलग जो तत्व हैं वो किस किस का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यदि शरीर में बीमारी भी होती है तो प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित लोग भी ये कहते हैं कि जो पंच महाभूत हैं यदि उनका संतुलन यदि गड़बड़ हो गया है शरीर में तो कहीं ना कहीं कोई रोग आपके शरीर को लग सकता है, और उनका संतुलन आपने ठीक कर लिया तो फिर आप निरोगी भी रह सकते हैं। और आयुर्वेद में भी जिस प्रकार से वात, पित्त और कफ की बात कही गई है, कहीं ना कहीं एक ही प्रकार की बातें हैं, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है, कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो या बात हो स्वास्थ्य के क्षेत्र की। सीताराम जी, जब हम बात गौपालन की करते हैं, गौ संरक्षण की करते हैं, तो चूंकि आपने एमडी किया है पंचगव्य में, और आज के इस दौर में जब हम देखते हैं तो आर्थिक युग कहा जाता है, इस दौर में भी जो गौपालन है, गौ संरक्षण है, वो केवल एक भावनात्मक विषय ही है या फिर गौपालन, गौ संरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से भी नई ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जिस तरीके से लेता हूं कि हमारे यहाँ की विडंबना क्या है कि जो भी चीज़ हमें सहज में मिल जाती है या मुफ्त में मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। यदि यही बात हम अमेरिका की करें तो आपने एक शब्द पिछले दिनों सुना होगा, काउ कडलिंग, एक बहुत चिरपरिचित शब्द है। और अमेरिका में गाय को गले लगाने के 1 घंटे के 25 से 30 हजार रुपए लगते हैं। हमारे यहाँ गौ माता सहज उपलब्ध है, इसलिए उसकी वैल्यू ही हमने नहीं समझी। गाय की पीठ पर यदि हाथ फेरा जाए तो कहा जाता है कि बीपी की समस्या दूर हो जाती है। और आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो अमेरिका के कृषि विश्वविद्यालय में एक पुस्तक लिखी गई, काउ इज अ वंडरफुल लैबोरेटरी और इन इटसेल्फ इज अ इंडस्ट्री, यानी एक चलता फिरता इंडस्ट्री है। कैसे उपयोग लें उसकी एक छोटी सी वानगी मैं आपको दूंगा। पंचगव्य, 5 गव्य जो हैं, गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, दही है और छाछ है। हम पहले 2 गव्यों की बात करें जो बेसिक गव्य हैं गौ माता के, गोमूत्र और गोबर। दूध तो बाई प्रोडक्ट है, दूध तो कहते हैं बोनस है। यदि हम 2 गव्यों पे ही मैं आपसे चर्चा करूं तो एक गौ माता 1 लाख रुपए प्रति माह न्यूनतम दे सकती है। इसमें से मैं छोटी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा। सामान्यतः एक गौ माता 40 लीटर के लगभग पानी प्रतिदिन का पीती है और
13 से 14 लीटर गौमूत्र के रूप में वो उसका विसर्जन करती है जी। अब चूंकि एमडी पंचगव्य किया है, गौमूत्र और गोबर से 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। और एक भी अगर हमने सामान्य अर्क बनाया, जो कि मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है जी। यहाँ की भी गौशालाओं की यदि मैं बात करूं तो 450 ml की बोतल सहजता से 75 रुपए में देते हैं। तो 1 लीटर की बात करूं रफली 150 रुपए का भी यदि दिया जाता है, तो 14 लीटर गौमूत्र का जब अर्क बनाया जाता है तो 10 लीटर के लगभग वो बन जाता है। और 10 को आप यदि 150 से गुना करते हैं तो 1500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 45,000 रुपए प्रति माह एक गौमाता केवल और केवल गौमूत्र से दे सकती है। और गोबर का तो ढंग ही निराला है, क्योंकि कहा गया है गौ में वसते लक्ष्मी, गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। और हमारे शास्त्रों में अगर ये बात कही तो ऐसे ही नहीं कही गई है, क्योंकि पहले के समय में गोवंश का मतलब केवल गौमाता ही नहीं है। जहां अगर बछड़े हैं, बैल हैं, वो सब नंदी हैं, सब गोवंश है। और खेत में जब कहा जाता था, हमारी धारणा थी ऐसी, खेती जब बैल से की जाती थी तो चलते चलते यदि वो गोबर कर रहा है तो किसान इतना दायित्व अपना समझता था कि रुकता था और उसको गोबर के विसर्जन के लिए रोकता था। और वो ताजा गोबर जब मिट्टी में डाला जाता था, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता था और सामान्य फसल से 3 गुना फसल पैदा होती थी। वहीं से वो लक्ष्मी निकल करके आती थी। जी जी। सीताराम जी, जिस प्रकार से आपने ये गौमूत्र का विषय बताया और उसको आर्थिक रूप से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है अर्क बनाने की, और 150 से ज़्यादा इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, समाज में अनेक लोगों ने इस पर काम करना भी प्रारंभ किया। लेकिन आपका जो ये विषय था, इसके उत्तरार्ध में आपने जो गोबर की बात कही, और गोबर सामान्यतया भारत में जिस प्रकार से खेती होती है और उसमें खाद के रूप में जो काम आता था, क्या लगता है क्या कारण ऐसे रहे कि घर घर में गाय थी और खेतों में वो देसी गौमाता का गोबर जो है वो ही खाद के रूप में काम आता था? फिर ये जो पेस्टिसाइड्स आ गए, यूरिया और कई तरह के अन्य रासायनिक केमिकल जो आ गए हैं, ये फिर स्थान बनाने में कैसे सफल हो गए? क्या कारण आपको लगता है? क्या टेक्नोलॉजी के आने के कारण हम पीछे हो गए, या फिर कोई कुछ और कारण लगता है? अगर मैं बात करता हूं ग्रामीण और शहरी जीवन की, तो देखिए शहरी जीवन बड़ा आपाधापी का जीवन हो गया। और कलयुग में विशेषतर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को त्वरित परिणाम चाहिए। अब कुछ जब पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, तो मैंने क्योंकि इस पे भी बहुत स्टडी किया है, पेस्टिसाइड डालते ही पहले साल बहुत बम्पर फसल होती है। तो किसान को लगता है कि मुझे इतनी उपज अगर मिल गई, इतना पैसा मिल गया, तो निश्चित तौर पे केमिकल ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके बाद साल दर साल उस भूमि की जब उर्वरकता खत्म होती जाती है, यदि 5 से 7 साल या 10 साल का आप आकलन करें उठा करके, तो प्रति वर्ष ये फसल का उपजने का जो रेशो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब तक उस किसान को पता चलता है, तब तक वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। दूसरी, गाय को केवल दूध से आधारित लोगों ने मान लिया कि कितना दूध दे रही है तो गाय हमारे लिए सफल है। मैं कहता हूं दूध तो उसका गौमाता का आशीर्वाद है। केवल गोबर और गौमूत्र, क्योंकि दूध तो एक निश्चित समयांतराल पर गौमाता देती है, पर गोबर और गौमूत्र तो जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो नित्य प्रति देगी। और यदि हमने गोबर और गौमूत्र से वो प्रोडक्ट बहुत लोग बना भी रहे हैं, अब आवश्यकता है सिर्फ आम जन तक इस चेतना को पहुंचाने की कि उन प्रोडक्ट को अपने जीवन में यदि वो अपना लेंगे तो ना तो केमिकल के दुष्प्रभाव होंगे, ना तकलीफें होंगी, ना बीमार पड़ेंगे, ना परेशानियां होंगी, और घर घर में अपने आप ही इस चीज की महत्वता सिद्ध हो जाएगी। वास्तव में पूरा विश्व जिस प्रकार से आज अनेक व्याधियों से, अनेक बीमारियों से जूझ रहा है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे खान पान में, हमारी थाली में आखिर किस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। और दर्शकों तक हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि पंजाब से एक ट्रेन चलकर राजस्थान में आती है और उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन नाम दिया गया है। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कारण जो बताते हैं विशेषज्ञ, वो बताते हैं कि रासायनिक पदार्थों की इतनी अधिकता वो भूमि में हो गई है कि भूमि के माध्यम से वो अन्न में आती है। और ये हमारे लिए वास्तव में एक सोचने का विषय है कि वो जो रासायनिक पदार्थ हैं, ऐसा कहा जाता है कि नई जो माताएं होती हैं उनके दूध में भी वो रासायनिक पदार्थ पहुंचने लग गए हैं। उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगी हैं। और एक दौर ऐसा था कि केवल शुद्ध रूप से जब जैविक कृषि हुआ करती थी, एक संतोष भी था और मानव जीवन स्वस्थ भी था। तो इस संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि गोमय
धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर, पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर। जब धरती गोमय होती है तो वास्तव में उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो मानव शरीर को पौष्टिकता भी देती है और बल भी प्रदान करती है, अनेक बीमारियों से भी सुरक्षा होती है और साथ ही प्रदूषण भी दूर होता है। ये तो जिस प्रकार से सीताराम जी हमने बात की पंचगव्यों की, गाय के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण कैसे हो, इसमें भी ये जैविक कृषि एक बड़ा विषय है। भूमि की उर्वरा शक्ति किस प्रकार से बनी रहे, ये भी बड़ा विषय है। आप जिस प्रकार से निदेशक हैं गोमय परिवार के, गाय से संबंधित एक आपका ये आपकी संस्था लगती है। आपका संस्थान गौ संरक्षण के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार के काम कर रहा है? जी जी, गौमय परिवार की मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। गौमय शब्द का जो अर्थ जितना मैं जान पाया और उसीलिए ये नाम भी रखा, एक शब्द होता है गौमय, संस्कृत में गोबर को कहते हैं। और वैसे गौमय का मतलब कि जैसे राम में, शिव में, काशी में, यानी उसमें लीन हो जाना, उसमें तल्लीन हो जाना, तो शब्द हमने ये दिया। अब चूंकि जैसा कहा कि कलयुग है, यहाँ अर्थ प्रधान है, तो हमने कहा 5 गव्यों में से पहले वो गव्य ले लिया जाए जिसे लोग सहजता से समझे, क्योंकि अर्थ को बड़ी जल्दी व्यक्ति समझ जाता है। तो गौमय हमने उठाया और गौमय वस्ते लक्ष्मी था, उसी को आधार मानते हुए गौमय परिवार की परिकल्पना की। दोनों इसमें जुड़े हुए हैं, गौमाता का संवर्धन भी और प्रकृति का संरक्षण भी। और इन दोनों को उठाने के लिए हमने गौमाता के गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट, इन दोनों को मिला करके और एक लकड़ी का निर्माण किया। और उस लकड़ी को न केवल हवन संस्कार, न केवल वैवाहिक संस्कार, न केवल इंडस्ट्रीज, अपितु एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। कोरोना की पहली लहर जब आई और 1-1.5 महीने जब फ्री रहे, तो ऊपर देखते थे आकाश अपने आप साफ हो गया, नदियां अपने आप साफ हो गई, पहाड़ दूर दूर से दिखने लग गए। तो लगा कि कहीं ना कहीं प्रकृति तो सब कुछ ठीक करने का काम करती है, लेकिन हम लोग उसको बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए लगा कि अब हम बिगाड़ रहे हैं तो इसको ठीक करने का काम कौन करेगा। और मैं जैसा शुरू में आपसे जिक्र कर रहा था कि इन तमाम एलिमेंट जितने भी बिगड़े हैं उनको गौमाता ही अपने गव्यों से ठीक कर सकती है। और इसीलिए इस गौमय को लेकर के हमने उस लकड़ी का निर्माण किया। और अंतिम संस्कार भी आपसे एक निवेदन करूं, पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ दाह संस्कार प्रतिवर्ष होते हैं और एक दाह संस्कार में 2 पेड़ जाया हो जाते हैं। ऐसे 2 करोड़ पेड़ों को काट करके महज और दाह संस्कार के लिए जला दिया जाता है। चूंकि ये सनातन का मुद्दा है तो हम इसे डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके विकल्प के रूप में हमने वो लकड़ी प्रोवाइड करवाई। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, कोरोना काल में जहां लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से और मोक्ष धामों पर शवों की कतारें लगी, टोकन दिए गए अंतिम संस्कार के लिए, हमने उसके विकल्प के रूप में वो लकड़ी प्रोवाइड करवाई। 250 से ज्यादा अंतिम संस्कार जयपुर में करवाए। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, नगर निगम के साथ हमारा MOU साइन हुआ और 11 मोक्षधाम हमें जयपुर में दे दिए गए हैं, जिन पर आने वाले दिनों में कमरे भी बन रहे हैं। वहां ये पूरी गौमय संविधा और सामान रखे जाएंगे और आम जन के लिए एक बोर्ड लग जाएगा, क्योंकि कोरोना में इसका भी बहुत बड़ा गंदा व्यापार हुआ कि लोगों से बहुत अनाप शनाप पैसे ले लिए गए। तो वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाएगा कि इसकी कीमत तो यह है, यदि आप सक्षम हैं तो इसका भुगतान करने, वरना गौमय परिवार की ओर से भेंट है, परंतु लकड़ियों का जलाना अब बंद करना होगा। जी सीताराम जी, वास्तव में गौमय परिवार की जो आपने जानकारी दी, बहुत ही अभिनंदनीय कार्य आप कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार नहीं, अंतिम हवन के रूप में वो संस्कार हो और वो भी निःशुल्क हो, या जो व्यक्ति उसमें जितना अपनी श्रद्धा से कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करे। निश्चित रूप से उससे एक बड़ी बात ये भी होगी कि जिस तरह से ये बात निकल कर आई कि एक अंतिम संस्कार में कम से कम 2 पेड़ जला दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पेड़ों को भी हम बचा पाएंगे। लगा रहे हैं ये एक विषय है, लेकिन जो लगे हुए वृक्ष हैं उनको भी बड़ी संख्या में हम बचा पाएंगे। और ये विचार जन जन तक भी पहुंचना चाहिए। इस दिशा में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक तरफ तो देसी गाय के गोबर से जो गोकाष्ठ तैयार होती है, तो गोबर जो है वो भी काम में आएगा और दूसरी तरफ पेड़ आपके बचेंगे। बहुत ही अच्छा ये कार्य है। आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, पूरे विश्व भर में तापमान बढ़ रहा है, तापमान नित नए रिकॉर्ड बना रहा है, इस भीषण गर्मी के दौर में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? क्योंकि जो जागरूक लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं, वो तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं। सामान्य व्यक्ति जिसका एक अपना सेट रूटीन होता है, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, ऐसे सामान्य व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है? इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, हमने एक संकल्प पत्र अभियान शुरू किया। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ संकल्प लेता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे बंधित भी महसूस कर सकता है। जैसे आई डोनेशन का बहुत बड़ा कैंपेन चला और राजस्थान में
ऑर्गन डोनेशन का भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि संकल्प पत्र अभियान शुरू करते हैं और उसमें 2 संकल्प हमने लिवाने शुरू किए। वो निःशुल्क भरवाते हैं हम लोगों से। और संकल्प ये कि एक तो प्रतिदिन अपने घर में किसी न किसी गौ गव्य का हम अनुपालन करें। तो इस बहाने जहां गौशालाओं में दान के बाद भी गौ माताओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है, तो कहीं ना कहीं यदि उन गौ गव्यों को, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, दान नहीं दे आप चलेगा, लेकिन गौमाता के गव्यों को मान देना आप शुरू कर दीजिए। और जिस दिन आपने उनको मान देकर के उन गव्यों को अपने घर में आपने उपयोग करना शुरू कर दिया, मुझे नहीं लगता शायद किसी गौशाला को किसी दान की आवश्यकता रहेगी। दूसरी चीज, जहां भी अब लकड़ी जलती हुई दिखे उसकी जगह हम प्रयास करें कि गोकास्ट या गौमय समिधा और जो भी विकल्प है उनका उपयोग करें, ताकि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसे भी रोका जा सके। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा राजस्थान तो इतना अग्रणी है। 1730 में खेजड़ली एक अभियान चला था, 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी थी उनको बचवाने के लिए। हमें तो गर्दन भी नहीं कटवानी, केवल एक संकल्प पत्र भर देना है छोटा सा, और छोटे छोटे उपाय यदि हम करें तो शायद पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं जब पिछले दिनों देखा तो कई बार मुझे देखने पे एक विचार आया, बहुत लोग कहते हैं कि बाहर बहुत गर्मी है इसलिए घरों में एसी लगा लिए। मेरा इसमें थोड़ा रिवर्सल मानना है साहब, घरों में ज्यादा एसी लगा लिए इसलिए बाहर गर्मी ज्यादा बढ़ गई। तो अनावश्यक रूप से जहां आवश्यकता नहीं हो उनको हम उपयोग ना करें और शरीर को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। गौमाता की शरण में जाएंगे तो शायद वो गर्मी का एहसास भी कम होगा, हमारा शरीर मजबूत बनेगा। और ऐसे छोटे छोटे प्रयास यदि हम करेंगे तो पर्यावरण को बचाने में हम सहायक सिद्ध होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के बंधु तो निश्चित रूप से ये जानते ही होंगे कि आज भी जब गाँव की चौपाल पर यदि इस भीषण गर्मी में भी आप बरगद, पीपल या नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के एसी, कूलर या पंखे की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन शहर में जिस तरीके से वृक्षों की संख्या कम है, और या कहें कि वृक्षों में भी खास तौर पर नीम, पीपल और बरगद जो बहुत ठंडे रहते हैं, उनकी संख्या जैसे जैसे कम हुई है वैसे वैसे तापमान बढ़ा है। आप एक प्रयोग के रूप में इस बात को बहुत आसानी से देख सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास में कोई पार्क है और उस पार्क में यदि आपने 100 से अधिक वृक्ष लगा दिए हैं, उस स्थान का तापमान आप नाप के देख लीजिए और उससे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर का यदि आप तापमान देखेंगे, निश्चित रूप से 4 से 5 डिग्री तक का अंतर आपको महसूस होगा। तो घर में जिस प्रकार से एसी की संख्या बढ़ी है उसके कारण बाहर तापमान बढ़ रहा है, लेकिन शहरों में जो छोटे छोटे घर हैं, आपको बड़े वृक्ष लगाने का स्थान नहीं मिलता है। तो भी एक बात का विचार आपको अवश्य करना पड़ेगा। एक घर में यदि 4 लोग रहते हैं तो उन 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? अपने लिए यदि ऑक्सीजन की व्यवस्था हम स्वयं करें, छोटे छोटे गमलों में यदि अच्छे पेड़ पौधे लगाकर भी हम तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम काम कर सकते हैं। सीताराम जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप कुछ छोटे छोटे से कुछ करणीय कार्य बता सकते हैं, कोई संदेश आप दे सकते हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और गौ संवर्धन इस दिशा में सामान्य व्यक्ति भी कुछ अपनी भूमिका निभा सके। जी, मैं तो पुनः निवेदन यही करूंगा कि जैसा हमने जो संकल्प लिया है कि एक तो उस संकल्प पत्र अभियान में और आपका पूरा सहयोग चाहिए, एक गोगव्य का आप संकल्प ले लें, ताकि आप देखिए पूरे भारतवर्ष में जिस दिन एक एक गोगव्य भी प्रत्येक व्यक्ति ने लेना शुरू कर दिया, किसी तरह के दान की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा काम हम ये करना है कि वृक्ष रक्षण, अब देखिए 2 शब्द हैं इसमें, एक है वृक्षारोपण, एक है वृक्ष रक्षण। अब तक वृक्षारोपण बहुत बार हो चुका, लेकिन आज हम नया वृक्ष लगाते हैं तो उसको पल्लवित होने में 15 से 20 वर्ष का वक्त लगता है। लेकिन यदि हमने लगे हुए वृक्षों को भी बचा लिया तो शायद हम आने वाले दिनों में अपने बच्चों के भविष्य की ऑक्सीजन छोड़ जाएंगे। और उनके लिए हम संपत्ति न छोड़े चलेगा, उनके लिए हम भवन संपत्ति न छोड़े चलेगा, लेकिन उनके जीवन की ऑक्सीजन यदि हम छोड़ गए तो हम अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी संपदा छोड़ जाएंगे। सीताराम जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि भीषण गर्मी का दौर है और सड़कों पर अनेक बार देखने को मिलता है, अनेक गायें जो है वो घायल अवस्था में रहती हैं या गर्मी से बहुत परेशान हो जाती हैं। ऐसी गायों के लिए भी क्या कहीं कोई आवास की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था, इस प्रकार की भी हम चाहेंगे आपके माध्यम से जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, नगर निगम ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। हिंगोनिया गौशाला का आपने नाम सुना होगा, नगर निगम के अंतर्गत ही आती है और अक्षय पात्र संस्थान जो है वो बहुत अच्छे से उनको चला भी रहे हैं।
तो यदि कभी भी ऐसी कोई समस्या दिखे कि गौमाता कहीं वैसे ही घूम रही है, परेशान है, तो आप उसके लिए या तो नगर निगम का नंबर है उसके लिए वहां फोन कर सकते हैं, और या अक्षय पात्र में भी आप सीधे वहां पे हिंगोनिया गौशाला आप फोन कर सकते हैं, वो लोग उनको रेस्क्यू करेंगे। बीमार भी है तो उसका इलाज भी होगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत वहां जाता रहता हूं और देखता हूं गौमाता की सेवा बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। और मैं धन्यवाद अदा करता हूं उन तमाम गौशाला संचालकों का, जयपुर में मैं बहुत सी गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूं, जो इस विकट परिस्थिति में भी अपनी जेब से पैसा लगा करके भी गौमाता के लिए और पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। वो सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और इसी प्रकार यदि प्रयास चलते गए तो गाय को हम नहीं बचाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। नहीं, गाय को हम बचाएंगे और अपने आप को भी बचाएंगे। जिस प्रकार से हमारी इस चर्चा में विषय निकल कर आया कि गाय तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत काम गाय का रहता है, बहुत अद्भुत भूमिका गाय की रहती है, लेकिन गाय के संरक्षण के लिए वास्तव में सामान्य व्यक्ति वो क्या कुछ कर सकता है। जिस प्रकार से अनेक बार देखने को मिलता है कि खाना भी जो है वो बचा हुआ पॉलीथीन में डाल देते हैं, तो इस प्रकार के कोई टिप्स जो हमें सावधानी एक यदि बात करूं, ये मैंने भी बहुत देखा साहब कि लोग बाग जितना भी कचरा डाल देते हैं उसमें भोजन भी और थैली डाल देते हैं। गौमाता जब भूखी इधर उधर घूमती रहती है तो उसकी गंध के कारण उस थैली सहित वो खा जाती है, और वो जब पूरा का पूरा जो वेस्ट है वो शरीर में गौमाता के जाता है, इससे गौमाता अकाल मृत्यु की से ग्रसित हो जाती है। तो एक तो सबसे निवेदन है, वैसे तो अव्वल वो कचरा सड़कों पे फेंके नहीं, क्योंकि अब तो जयपुर नगर निगम ने बहुत अच्छी व्यवस्था करवा रखी है, घर घर जाकर के कचरा संग्रहण हो रहा है। हमें भी अपने स्तर पर, देखिए सब काम सरकारें नहीं कर सकती है, व्यक्ति जब तक व्यक्तिगत स्तर पे कोई भी निर्णय नहीं लेगा तब तक योजनाएं परियोजनाएं कभी पल्लवित नहीं हो सकती हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस कार्यक्रम को हमें अंजाम देना है। तो हमें नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए अपने स्तर पर अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से चर्चा के उत्तरार्ध में सीताराम जी ने भी कहा, केवल सरकारों की तरफ देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, और जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, गौ संवर्धन के लिए हमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और हम निश्चित रूप से ये भी कह सकते हैं कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। जिस प्रकार से पूरी प्रकृति परोपकार का संदेश हमारे को देती है, गौमाता परोपकार का संदेश देती है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, परोपकार का संदेश देते हैं। हमें भी अपना मानव जीवन सार्थक करते हुए अपने आप से उठकर, ऊपर उठकर, कुछ स्वार्थ से आगे बढ़कर इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, इस पर्यावरण के लिए अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना ही पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गाय की भूमिका, इस विषय पर डॉक्टर सीताराम जी आपने बहुत ही नए नए विचार हमारे समक्ष रखे। दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारियां रोचक तरीके से आपने दी। आप स्टूडियो में पधारे, आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ।